अक्सर अदालत पर यह आरोप लगता है कि भारत की कोर्ट में अंधा कानून चलता है। गुलाम भारत में अंग्रेजों के दौर में मिस्र का लेडीज ऑफ जस्टिस की मूर्ति लाई गई। अमेरिका ये गुमान करता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश वो है और हम ये गुरूर पालते रहे हम धरती के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, क्योंकि वो चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गुमान तो पालते रहे, लेकिन सबसे प्राचीन लोकतंत्र होने का गुमान हम नहीं पालते रहे। नमस्कार, कैसे हैं आप? अमिताभ बच्चन की एक फिल्म हुआ करती थी, अंधा कानून। उस फिल्म में नायक अमिताभ बच्चन कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने एक अपराधी को चाकू मार करके हत्या कर देता है और सिनेमा हॉल में तालियां बजने लगती है। ये वो दौर था जब माफियाओं का मर्दन होता था और अदालत का ऐसे अपमान किया जाता था, पब्लिक ताली बजाती थी। उस फिल्म का मैसेज ये था कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। दरअसल नायक को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई, जो हत्या उसने की ही नहीं थी। तो वो जेल से बाहर आया और उस अपराधी की हत्या कर दी। उसी दौर से अक्सर अदालत पर यह आरोप लगता है कि भारत की कोर्ट में अंधा कानून चलता है और चूंकि जो न्याय की प्रतीक है, जो न्याय की देवी है, उसके आंखों पर पट्टी है, इसीलिए वो देख ही नहीं सकती तो न्याय नहीं करती। दरअसल गुलाम भारत में अंग्रेजों के दौर में मिस्र का लेडीज ऑफ जस्टिस की मूर्ति लाई गई और चूंकि यूनान एक ऐतिहासिक देश है, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था दरअसल उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। धरती का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक देश, जहां आज जो बिहार है उसके वैशाली से जहां लोकतंत्र चलता था, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के रंगमंच पे विशेष रूप से अमेरिका में राज जाकर के कहा कि हम धरती पर सबसे पुराने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अमेरिका ये गुमान करता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश वो है और हम ये गुरूर पालते रहे कि हम धरती के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे हम सबसे बड़े देश हैं जहां डेमोक्रेसी है। चीन, जो अब तक सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे देश रहा, वो उसको भी पार कर चुके हुए हैं। वो चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गुमान तो पालते रहे, लेकिन सबसे प्राचीन लोकतंत्र होने का गुमान हम नहीं पालते रहे। जबकि सच ये है कि हम धरती के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें आत्माभिमान कभी हुआ ही नहीं। हमने अपनी वोकल फॉर लोकल हम हुए ही नहीं। मोदी युग में यही बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी के तमाम प्रतीकों को बारी बारी से नष्ट किया। तो क्या गणेश पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो आमंत्रित किया था अपने घर पे, उस दिन से उनके अंदर राष्ट्रवाद की चिंगारी मोदी ने डाल दी क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या राष्ट्रवाद की चिंगारी सीजीआई के अंदर डाल दी? एकाएक वो इतने बड़े राष्ट्रवादी क्यों हो गए? अभी हफ्ता भर पहले उन्होंने, 5 दिन पहले की बात है कि वो भूटान में थे और भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि इतिहास हमें कैसे याद रखेगा। और उन्होंने वहां बार बार कहा, बारंबार कहा कि मैंने जो कुछ भी किया नेशन के लिए किया, क्योंकि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इसीलिए उन्हें भारत की बात करनी थी। लेफ्ट लिबरल गिरोह ने एक नैरेटिव ये पैदा कर दिया कि भारत क्या होता है, देश क्या होता है, मानवता की बात होती है। और तब से इस देश में लेफ्ट लिबरल गिरोह, शहरी नक्सलियों ने इस देश के अंदर भारत द्रोह पाला।
भारत से नफरत, भारत के संविधान से नफरत। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी माना जाता था कि वो लेफ्ट बिरादरी से थोड़ा सा प्रभावित हैं, लेफ्ट लिबरल गिरोह से प्रभावित हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट फिक्सरों का जो लेफ्ट लिबरल गिरोह रहा, वो लगातार इस देश की सुप्रीम अदालत पर दबाव डालता रहा, और इसीलिए जस्टिस रंजन गोगोई ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कोर्ट फिक्सरों के दबाव में होता है। तो क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी अपने कार्यकाल के 2 साल में लंबे समय तक इन कोर्ट फिक्सरों, इस लेफ्ट लिबरल गिरोह, इन शहरी नक्सलियों के दबाव में थे, जो अब मुक्त होना चाह रहे हैं? अब जाकर उन्हें राष्ट्रवाद का एहसास हुआ है, जब वो भूटान में जाकर के उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद की चिंता व्यक्त की। एकाएक पिछले 24 घंटे से एक खबर तैर रही है कि अब कानून अंधा नहीं है। भारत में कानून अंधा नहीं है, क्योंकि जो न्याय की देवी जो माना जाता रहा, हम जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट में प्रतीक के रूप में देखते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्याय की देवी है जिसके आंखों पे पट्टी है, हाथ में तराजू है एक हाथ में और दूसरे हाथ में तलवार है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रतीक को बदल दिया है। ऐसा नहीं कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने पहली बार बदला है। तो ये एकाएक उनमें बदलाव कैसे आया? दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ गणपति पूजा में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था एक आरती में, और पीएम मोदी ने खुद ही ट्वीट करके देश को जानकारी दी, ज्वाइंट गणेश पूजा एट रेसिडेंस ऑफ सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और जब से उन्होंने ये तस्वीर साझा की कि मैंने वहां जाकर के आरती की, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जहां पर हैं वो एक पुजारी जी हैं, और उनके दाएं और बाएं तरफ भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी धर्मपत्नी है। इस फ्रेम ने पूरे लेफ्ट लिबरल गिरोह को तिलमिला दिया था। वो पूरा भारत द्रोही गैंग, वो पूरा मोदी द्रोही, भारत द्रोही गैंग, जो सीजीआई चंद्रचूड़ से ये आस लगाए बैठे थे कि सीजीआई चंद्रचूड़ इस देश में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उन सबकी चूलें सिर्फ इस बात के लिए खिल गई क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ को गणपति पूजा करते देखे। वो डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी धर्म पत्नी को सनातनी वेशभूषा में देखे। वो भूल जाते रहे कि डीवाई चंद्रचूड़ न सिर्फ सिद्धिविनायक के बड़े भक्त हैं, वो तिरुपति बालाजी भी अक्सर जाते हैं, वो वैष्णो देवी और कामाख्या, मां कामाख्या की देवी के मंदिर में भी जाते हैं। वो घोर सनातनी है। लेकिन एक ऐसा प्रेशर रहा, साख चौपट कर देने का डर उनके ऊपर रहा, जिसके कारण भारत के लेफ्ट लिबरल गिरोह को हमेशा इस बात की आस रही कि डीवाई चंद्रचूड़ कमजोर विपक्ष, तबाह होती कांग्रेस के लिए सांस बनकर के रहेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ फैसले देंगे। लगातार जस्टिस चंद्रचूड़ के मोदी सरकार के ऊपर संसद द्वारा पास कानूनों को रौंदने की वजह से बड़े खुश रहे। सजायाफ्ता अपराधी बने राहुल गांधी को जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौज दिलाई तो इन्हें मौज आया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेरा को जब दिल्ली पुलिस ने घसीट करके एयरपोर्ट से उठाया और जब निचले जब थाने में पेश किया, उन्हें लोअर कोर्ट में जब पेश किया जाना था तो बिना लोअर कोर्ट में पेश किए, बिना हाई कोर्ट ले जाए, बिना सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में गए, जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के सामने ले आए। जस्टिस चंद्रचूड़ के बाल सखा, कभी अपनी गोद में बैठा महिलाओं को बैठा करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनाने का सपना दिखाने वाले अभिषेक मनु सिंह हुई। और 5 मिनट के अंदर जब पवन खेरा को मौज मिल गई तो लोगों को लगा कि क्या सचमुच इस देश का कानून अंधा है। जब केजरी को चुनाव प्रचार के लिए एक मौज मिली तो फिर लोगों को लगा क्या इस देश का कानून अंधा है, क्या इस देश का कानून आम आदमी के लिए नहीं है। तो क्या इन्हीं सब प्रतीकों के लिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी का पूरा चरित्र बदल दिया है, मां सरस्वती का स्वरूप में उन्हें स्थापित कर दिया है मानो। अब यहां आप देखिए कि वो काली पट्टी में है, अंधी है हमारी न्यायिक व्यवस्था। और अक्सर ऐसा लगता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था सचमुच अंधी है और इसीलिए उसे दिखाई नहीं देता। अमीरों और गरीबों के लिए उसके मन में अलग अलग चीजें हैं। किसी केजरी को चुनाव प्रचार के लिए मौज मिल जाता है और छोटे छोटे अपराधों में लगातार जेल में बंद
अंडर ट्रायल एक्यूज्ड के लिए इस देश की अदालतों का दिल नहीं पसीजता। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी किया कि माय लॉर्ड, इस सुप्रीम कोर्ट को आप बेल कोर्ट मत बनाइए, ये संवैधानिक कोर्ट रहनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन जब न्याय की देवी सो कॉल्ड खुद अंधी हो जाए तो उम्मीद कैसे रहे। दरअसल ये बदलाव सीजीआई चंद्रचूड़ ने किया है। कल तक, जिसे हम पहले कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में ये मूर्ति रखी हुई है और उसमें हाथ में जो तराजू है उस तराजू का रंग भी बदला है और दाहिने हाथ में जो तलवार है उसे हटा करके भारत का संविधान थमा दिया गया है। और मूर्ति का स्वरूप यदि आप देखेंगे तो आपको मां सरस्वती के रूप में वो दिखाई देंगी, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, चूंकि संविधान ज्ञान का अंश है और सफेद वस्त्र धारण किए हुए वीणा वादनी है। कई बार मुझे लगता है कि क्या ये स्वरूप है जिसकी व्याख्या नहीं हो रही है। आप देखिए कि ये जो मिस्र की जो लेडीज ऑफ जस्टिस है, ये लेडीज ऑफ जस्टिस की तस्वीर हटा करके उनके हाथों के तराजू का स्वरूप बदल करके जो हाथ में जो तलवार है वो उस तलवार को हटा करके उसके हाथ में संविधान थमाना, ये बदलाव है। तो क्या जस्टिस चंद्रचूड़ पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है? क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ज्यादा राष्ट्रवादी होने लगे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के दौर में यह पाया गया कि आजाद भारत में पहली बार कोई सरकार इस कदर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है और प्रधानमंत्री मोदी की एक अगुवाई में पहली बार ऐसा लगता है कि इस देश में गुलामी के प्रतीकों को मिटाया जा रहा है। इस देश में सालों से जॉर्ज पंचम की पूजा होती है। सोचिए, जिस अंग्रेज ने हमारे ऊपर अत्याचार सालों किया, उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर 1965-66 तक थी, 1966-67 तक, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब तक थी। और भीड़ ने जॉर्ज पंचम की उस मूर्ति को गिरा दिया इंडिया गेट पर। सरकार ने नहीं हटाया, जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर भीड़ ने हटा दिया क्योंकि रूस ने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद विद्रोह हुआ और इंडिया गेट से वो मूर्ति जो जॉर्ज पंचम की थी उसे हटा दी गई। वो लंबे समय तक खाली रहा और कहा जाता रहा कि वहां गांधी की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार की हिम्मत नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में उस जगह पे जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, जो पब्लिक ने जहां गिरा दिया, उसी जगह पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। नेताजी को आजाद भारत का कायदे से पहला प्रधानमंत्री माना जाता है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आज जब आप वहां जाएंगे तो आपको इंडिया गेट पर नेताजी की तस्वीर मिलेगी, नेताजी की मूर्ति मिलेगी जहां जॉर्ज पंचम की थी। दरअसल विदेशी प्रतीकों को धूल धूसरित करने लगे, ये आसान नहीं था। ठीक उसी ढंग से इस देश में सालों आपने 26 जनवरी 15 अगस्त को अमर जवान ज्योति पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री को भारत के वीर जवानों, शहीदों को सब बलिदान पर श्रद्धांजलि आपने देते हुए देखा होगा। ये दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए, मारे गए उन सेनाओं के नाम वहां है, जिसमें भारतीय सेना भी है, जिसने लड़ाई अंग्रेजों के लिए लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन उसके जगह पे जो प्रधानमंत्री मोदी के दौर में बना है ये युद्ध स्मारक, ये भारत के लिए बलिदान देने वाले हमारे वीर सेनानियों के लिए है। मैं क्यों इसे जोड़ रहा हूं, इस बात को समझना जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के दौर में ये सब कुछ बदला। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में ही जो सालों से अंग्रेजों की विरासत जो संसद थी, वो संसद, उस संसद की जगह पे नवीन संसद बना। जिस खंडहर से भारत की सरकार चलती है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, वहां के बदले शानदार भारतीय स्थापत्य कला में वो जगह बनाई जा रही है जहां भारत के एक
मंत्रिमंडल की बैठक होगी, मतलब जहां से भारत की सरकार चलेगी। संसद तो बन ही गया, अब भारत की सरकार जहां से चलेगी वो व्यवस्था की गई। मामला इतना ही नहीं है, यदि आप देखें तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपको समझ में आएगा कि ये जो राष्ट्रवाद की ललक है, विदेशी प्रतीकों को खत्म करना, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के दौर में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, वो बदलाव भारत के कानून, 3 कानून, नए कानून को लेकर के हुआ। जो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में बनी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो अंग्रेजों के दौर में ही बनी, और भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 में जो बनी, वो अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए, गुलामों पर शासन करने के लिए कानून बनाया, जो अंग्रेजों का जो अपना मूल कानून है उससे बहुत हद तक अलग था। जो ब्रिटिश लॉ है उससे भारत में बनाई गई इंडियन पीनल कोड में बहुत फर्क है। दरअसल गुलामों पर शासन करने के लिए बनाया गया, और सालों तक हमारी ये हिम्मत ही नहीं हो पाई कि हम इसमें बदलाव कर सकें। मोदी के दौर में ये तीनों कानून बदल दिए गए, और उसके बाद ये बदलाव दिखाता है कि इस नैरेटिव को, उससे पहले उन्होंने कई ऐसे कानून को खत्म किए थे। चूंकि ये बड़ा बदलाव जो करना था वो इतना आसान नहीं था, उसके लिए समय लगता, इसीलिए जो गैर जरूरी कानून थे प्रधानमंत्री मोदी के दौर में वो बदले गए। जो दासता के प्रतीक चीजें हैं उसे खत्म की गई। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से ही वो बदलाव जस्टिस चंद्रचूड़ में दिख रहा है? दरअसल आप यदि महसूस करेंगे तो आपको यह लगेगा कि एकाएक जस्टिस चंद्रचूड़ में बदलाव नहीं आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब मुख्य न्यायाधीश पहली बार बने तो उन्होंने क्या बदला, जरा देखिए। ये तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी अब न्याय की देवी, लेडी ऑफ जस्टिस का न्याय स्टेचू जो है वो इस रूप में बदला है। दाएं हाथ में समाज के बराबरी का प्रतीक तराजू है, आंखों से पट्टी गायब है, आंखों से बधी पट्टी हटाई गई है, मूर्ति सफेद रंग की है और सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे रखी गई है। मां सरस्वती का भी इसी यही स्वरूप है एक तरह से। बाएं हाथ में जो तलवार है वो हटाया गया है। हमारी देवी मां सरस्वती ही ऐसी हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है। अब आप इस फ्रेम को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बी आर अंबेडकर, संविधान निर्माता बी आर अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है, और यह मूर्ति अंबेडकर साहब की वकील के वेशभूषा में है। आपको बी आर अंबेडकर की कोई भी मूर्ति इस स्वरूप में नहीं दिखाई देगी, हमेशा वो एकदम कोट टाई हैट में दिखाई देते हैं। और अंबेडकर से चूंकि नेहरू लगातार नफरत करते रहे, इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि कहीं पर भी सामान्यतः अंबेडकर को गायब किया गया। अंबेडकर की तो यह स्थिति कर दी गई थी कि आजाद भारत में यदि अंबेडकर का वजूद बचा तो कायदे से सही है कि वो जोगिंदर नाथ मंडल जो पाकिस्तान चला गया उसकी वजह से, वो जोगिंदर नाथ मंडल जिसकी महाराष्ट्र में अंबेडकर को अपने गृह प्रदेश में हरा दिया गया था। अंबेडकर को अंबेडकर नाम एक ब्राह्मण ने दिया था जिनने इनको पढ़ाया लिखाया, और ये साजिश की जाती है कि अंबेडकर को लेकर के, अंबेडकर के ऊपर अत्याचार हुआ, अंबेडकर को अंबेडकर बनाया ये किसी ब्राह्मण ने। लेकिन इस बी आर अंबेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। संविधान निर्माता की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट आजाद भारत में बना है, ये जो परिसर है, लेकिन यहां भी अंबेडकर, ये एक सांकेतिक था कि भारत अपना संविधान को स्थापित किए हुए है। ये सब कुछ जब जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने थे नवंबर 2022 में, तो उसके बाद फरवरी 23 में उन्होंने यहां पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की, और इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया था। आप देखिए कि ये जो अनावरण हुआ है अंबेडकर साहब की मूर्ति का, वो द्रौपदी मुर्मू ने कहा किया। ये मैं क्यों जोड़ के दिखा रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंतःकरण में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद रहा है, वो एक राष्ट्रवादी रहे वो। लेकिन
जो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जो कोर्ट फिक्सरों का प्रभाव है, जो सुप्रीम कोर्ट में सालों से जो कांग्रेस का इकोसिस्टम काम कर रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी एक वीडियो में स्थापित करके कह रहा है, एक महिला वकील को अपनी जांग पर बैठा करके, कि मैं तुम्हें जज बना दूंगा, हाईकोर्ट का जज बना दूंगा, मैं ही जज बनाता हूं। ये देश जानता है कि भले इस देश में कॉलेजियम सिस्टम रहा हो, लेकिन कांग्रेस के काल में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल या उससे पहले के दौर में सोच लीजिए, तीस्ता सितलवार के बाप दादाओं ने, तीस्ता सितलवार का इतना प्रभाव क्यों है सुप्रीम कोर्ट में? तीस्ता सितलवार का जो दादा था वो इस देश का पहला अटॉर्नी जनरल था नेहरू काल में। तो नेहरू को जो कानूनी ज्ञान जो कुछ भी था, सब कुछ वो तीस्ता का दादा का था। और तीस्ता सितलवार के दादा ने ही इस देश में ना जाने सैकड़ों कानूनविद पैदा किए। तो सालों तक सुप्रीम कोर्ट में जो स्थापित जज रहे वो तीस्ता सितलवार के दादाओं के चेले चपाटे रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि तीस्ता सितलवार के जो दादा थे वो इस देश के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे। उसके परदादा के बारे में मैंने अलग एक वीडियो विश्लेषण किया था। उसके परदादा कौन थे? वो जनरल डायर को मौज दिलाने वाला। ये सब अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। जो जालियांवाला बाग कांड है उसमें अपराधियों को बचाने वाले तीस्ता के परदादा थे, और दादा को नेहरू ने भारत का पहला अटॉर्नी जनरल बनाया, और भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहने वाला तीस्ता सितलवार का दादा ही था। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है। क्योंकि ज्यादातर जो वकील हैं, मतलब ज्यादातर क्या, हर वकील ही तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनता है। और जब आप वकील होते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, जब आप वकील होते हैं तो आमतौर पे इस देश की आजादी में वकीलों की बड़ी भूमिका है। तो पॉलिटिक्स तो वकीलों की घुट्टी में होती है, और अक्सर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं उनका कोई ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड होता ही है। और इस देश में हर किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड है। हम और आप यदि कोई भी वोट डालते हैं तो सब किसी का कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल विचारधारा से तो प्रभावित होते ही हैं। लेकिन अक्सर जो वकील होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, और जो सत्ताधारी दल रहा है उनका प्रभाव रहा है। तो समझ में आता है कि क्यों राम मंदिर के फैसले से लेकर के अब तक जितने भी सीजीआई बने, राम मंदिर चाहे वो पर फैसला देने का प्रयास करने वाले, उन सब के साथ क्या हुआ। इस मोदी काल में जितने सीजीआई बने उन सब के रिटायरमेंट की गाथा को देख लीजिए, किस तरह से कोर्ट फिक्सरों ने उनका जीना दूभर कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को 2 साल इस देश का सीजीआई रहना था। उन्हें बड़ा बच बच करके किन कोर्ट फिक्सरों से चलना था, वरना बहुत मुश्किल होती। और व्यक्तिगत रूप से चूंकि सुप्रीम कोर्ट मैंने लंबे समय तक कवर किया, एक वकील के रूप में, एक जज के रूप में, हमेशा माना जाता रहा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बहुत काबिल हैं, विद्वान हैं, बड़ी कम उम्र में वो चेप आ गई, और आध्यात्म से वो बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 1.5 सालों में उनके फैसले चौंकाने वाले रहे। भारत द्रोहियों को यह लगता रहा कि जस्टिस चंद्रचूड़, कोर्ट फिक्सरों को, खासकर शहरी नक्सलियों को यह लगता रहा कि उनके फैसले उनके हित में होते रहेंगे। लेकिन हाल के दिनों में जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले और उनके अंदर जो भारत के राष्ट्रवाद को बचाने का जो प्रयास दिख रहा है वो चौंकाने वाला है। विदेशी प्रतीकों को ध्वस्त करके उन्होंने जो न्याय की देवी का स्वरूप बदला है उसके बड़े मायने हैं। और एक दिन से नहीं, जब वो आए तो संविधानविद, भारत के संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित करना एक संकेत था। और हाल के दिनों में जो उनके फैसले हुए हैं, जो आज ही उन्होंने एनआरसी से जुड़ा हुआ फैसला दिया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने के मामले को लेकर के, वो हिस्टोरिकल फैसला, इस देश को इस फैसले की बहुत जरूरत थी। उनसे एएमयू के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिछले कुछ दिनों के फैसले और उनके मूड राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में उनके फैसले देश को नई दिशा देगा,
और उनके बाद आने वाले जज उससे प्रभावित होंगे, मुख्य न्यायाधीश विशेष रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।